नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आईपीओ के बारे में, जो 5 सितंबर से ओपन हो रहा है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं और इस आईपीओ का एनालिसिस करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी आईपीओ एनालिसिस की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में बात करें तो यह भारत के सबसे पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक है। यह बैंक खुदरा ग्राहकों, सूक्ष्म लघु और उद्यम उद्योगों जैसे एसएमई को बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है। यह मुख्य रूप से भारत के साउथ एरिया में ही अपना बिजनेस करती है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में ही अपने ज़्यादातर मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। कंपनी के पास 31 मार्च 2022 तक 369 शाखाएं और 949 स्वचालित टेलर मशीन जिसे एटीएम कहा जाता है और 255 कैश रिसाइकल मशीन सीआरएम का नेटवर्क उपस्थित है। कंपनी की 509 शाखाएं हैं, जिसमें से 106 शाखाएं ग्रामीण में, 247 अर्ध शहरों में, 80 शहरों में और 76 महानगरीय केंद्रों में हैं। और अगर तमिलनाडु राज्य के बाहर देखा जाए तो यह बैंक महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तार कर रही है। इन राज्यों में 31 मार्च 2022 तक 90 शाखाएं और 125 एटीएम और 18 सीआरएम का नेटवर्क उपस्थित है। कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो इस आईपीओ के द्वारा जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने टीयर 1 सिटीज़ में एक्सपांसन के लिए करेगी और इस इशू में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान करने में करेगी। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी के पास लॉयल कस्टमर बेस का एक नेटवर्क है, जो बैंक को एक मजबूत स्ट्रेंथ प्रदान करता है और इसकी उपस्थिति तमिलनाडु में बेहतर है और यह अन्य बाहरी क्षेत्रों में भी इसे बढ़ाने पर जोर दे रही है। एसएमई और किसी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा फोकस रहता है। इसका कासा रेशियो भी लगातार बढ़ रहा है और अनुभवी मैनेजमेंट टीम है जो इसको मजबूती प्रदान करती है। और अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो वह लगातार हर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो फाइनेंशियल में तो कोई कमी नहीं है, यह पूरी तरह से मजबूत है। अब कंपनी की अगर आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें तो यह इशू टाइप बुक बिल्डिंग इशू है, जो 5 सितंबर को ओपन होगा और 7 सितंबर को क्लोज होगा। कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 500 रुपये से लेकर 525 रुपये तय किया है, जिसका फेस वैल्यू 10 है। इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह होगी। अगर इशू साइज की बात करें तो यह 831 करोड़ और 60 लाख रुपए का इशू है, जो पूर्ण रूप से फ्रेश इशू है। इस इशू के जरिए 1,58,40,000 शेयर जारी किए जाएंगे। कंपनी की अगर आईपीओ लॉट के बारे में बात करें तो एक लॉट के लिए 28 शेयर हैं, जिसमें आपको 14,700 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और मैक्सिमम लॉट 13 का है, जिसमें आपको 364 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए आपको 1,91,100 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। कंपनी की अगर रिजर्व कोटे की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 75%, एचएनआई कैटेगरी में 15%, रिटेल कैटेगरी में 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल एप्लीकेशन की अगर बात करें तो लगभग 56,571 एप्लीकेशन सबमिट होंगे। अब अगर इस इशू के इम्पॉर्टेंट आईपीओ डेट्स के बारे में बात करें तो यह 5 सितंबर को ओपन होगा, 7 सितंबर को क्लोज होगा, 12 सितंबर का इसका अलॉटमेंट होगा, 13 सितंबर को रिफंड किया जाएगा, 14 सितंबर को शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और इसकी लिस्टिंग 15 सितंबर को बीएससी और एनएससी दोनों जगह होगी। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 3,992 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 464 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ और 2021 में 4,253 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 654 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ। 2022 में 4,656 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से 901 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ। और अगर ईपीएस की बात की जाए तो 2020 में इसका ईपीएस 28 रुपये था, 2021 में यह बढ़ के 42 रुपये हो गया और 2022 में यह बढ़ के 57 रुपये हो गया। तो अगर ईपीएस देखें इस कंपनी का तो यह लगातार बढ़ते ही जा रहा है और टोटल एसेट्स की बात करें तो यह भी लगातार बढ़ ही रहा है। तो फाइनेंशियल तो काफ़ी मजबूत है। कंपनी की अगर लिस्टेड पीएस की बात की जाए तो इसमें सिटी यूनियन बैंक, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये सभी बैंक शामिल हैं, जिसका पी रेशियो इस लिस्ट में आप देख सकते हैं।
अब कंपनी की अगर वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी ने 2022 में 901 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था। इस आधार पे अगर कट ऑफ रेट से देखा जाए तो इसका पीई रेशियो 15 का निकल के आ रहा है। और अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो यह 15.40% के आसपास है। नेट एसेट्स वैल्यू की बात करें तो यह 374 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। टोटल एसेट्स इसका 52,858 करोड़ रुपए का है। तो अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से यह आईपीओ का इशू प्राइस जो है यह थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो चलिए अगर फाइनल रिव्यू की बात करें तो हम आपको कुछ पॉइंट बताते हैं जिसके आधार पे आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपना डिसीज़न ले सकते हैं। देखिए, अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यह एक पॉपुलर बैंक तो है ही, और यह अब आने वाले समय में पैन इंडिया लेवल पर अपना एक्सपांसन करने वाली है, तो इसमें तो ग्रोथ दिख ही रहा है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल देखे जाए तो वो और अच्छे हैं, मजबूत भी हैं। लेकिन अगर कंपनी का पी रेशियो देखा जाए तो यह 15 का है, जो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इस कैटेगरी में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं उनका पी रेशियो तो कम ही है, उसके हिसाब से यह थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और अगर ग्रे मार्केट का सजेशन देखा जाए तो यह लगभग 10% के अंदर ही इसका प्रीमियम है। तो यहाँ तो प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं कि लिस्टिंग गेन पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 5-10% तक का रिटर्न लिस्टिंग डे के दिन मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो इसमें आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी जब अपना एक्सपेंशन करेगी पैन इंडिया लेवल पर तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में इसका ग्रोथ है, तो आपको उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करने के लिए यह आईपीओ है। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको कहेंगे आप इसमें पैसे ना लगाएं। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके सभी फाइनेंशियल डेटा को देखना चाहिए। उसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद भी लें और तभी इन्वेस्ट करें। फ़िलहाल हमने अपना ओपिनियन बता दिया है। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।